नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट के वलय संरचना जो निर्धारित की गई थी, जिसमें कि अल्फ़ा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज दोनों का स्पेसिफिक रोटेशन जो है वो मध्यवर्ती पदार्थ जो कि ओपन स्ट्रक्चर था, जिसका कि स्पेसिफिक रोटेशन 52.6 है, मतलब कि 52.6 है, उस पर आकर स्थिर हो जाता है। और इस पूरे प्रोसेस को बोला गया था म्यूटा रोटेशन या परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन। इसके अतिरिक्त हमने ये भी बताया था कि इस प्रकार की जो चक्रीय संरचना है उसके द्वारा बहुत सारे गुणों की व्याख्या हो सकती है, जो कि स्ट्रेट चेन के द्वारा नहीं हो पा रही थी। तो जैसे कि एल्डिहाइड समूह जो है इसमें स्वतंत्र नहीं है, अतः ये ग्लूकोज अमोनिया के साथ रिएक्शन नहीं दे रहा था, सोडियम बाइसल्फाइड और शिफ्स के साथ नहीं रिएक्शन दे रहा था। कुछ रिएक्शंस जो वो दे रहा था वो उसका कारण था कि ग्लूकोज के पहले जो रिंग स्ट्रक्चर है वो टूटता है और ओपन चेन बनता है, और फिर हमें एल्डिहाइड समूह प्राप्त होता है जो कि स्वतंत्र होता है। ऐसी स्थिति में वो HCN NH2OH और फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन बताएगा। अब हम आज ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं, जिसमें कि हमने अल्फ़ा और बीटा जो दो संभव रूप हैं उनके मिथाइल ग्लूकोसाइड्स बनाए हैं, जिनकी संरचना इस प्रकार से है। तो इस प्रकार से यह देखा गया कि टॉलन ने ग्लूकोज की 5 सदस्यीय वलय संरचना दी थी, जिसमें कि ब्यूटिलीन ऑक्साइड और गामा ऑक्साइड वलय बताई गई। वहीं हावर्थ और हर्स्ट ने ग्लूकोज की 6 सदस्यीय वलय संरचना दी, जो कि इसमें आप देख रहे हैं एमाइलिन और गामा ऑक्साइड के रूप में है, मतलब कि पायरेनोस स्ट्रक्चर है, जो मैंने यहाँ आपको गामा ऑक्साइड लिखा है। तो इस प्रकार से उन्होंने 6 सदस्यीय वलय संरचना दी, जिससे कि हमें दो प्रकार के प्रदर्शित कर सकते हैं, अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। इसके पश्चात जो ग्लूकोज के वलय आकार का निर्धारण करने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट करे। उसी में से एक एक्सपेरिमेंट जो फिशर के द्वारा किया गया, जिसमें कि ऑक्सीकरण विधि को काम में लिया गया है। आप इसमें देख रहे हैं कि सबसे पहले ग्लूकोज को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में और CH3OH के साथ में गर्म किया जाता है। गर्म करने पर एक जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है वो सफ़ेद रंग का क्रिस्टली होता है, जो कि मिथाइल ग्लूकोसाइड होता है। एकिंस्टाइन ने इस अभिक्रिया से दूसरा समावयवी भी बताया, इसी का ही आइसोमर था। हावर्स्ट और अन्य सहयोगियों ने इस मिथाइल ग्लूकोसाइड में 6 सदस्यीय वलय की उपस्थिति को बताने के लिए उन्होंने इसकी रिएक्शंस को आगे बढ़ाया, और इस क्रम में जो मिथाइल ग्लूकोसाइड हमें प्राप्त हुआ था उसका कंप्लीट मिथिलेशन करा। तो आप देख रहे हैं कि जहाँ भी OH है वहाँ इट इज़ रिप्लेस्ड बाय OCH3। पूरी तरह से मिथिलेशन करने पर हमें मिथाइल टेट्रा मिथाइल ग्लूकोसाइड्स प्राप्त हुए और उसके डेरिवेटिव प्राप्त हुए, जिसका कि जल अपघटन करने पर टेट्रा मिथाइल ग्लूकोज प्राप्त हुआ। ये टेट्रा मिथाइल ग्लूकोज जो हमें मिला है उसमें टेट्रा मिथाइल ग्लूकोज को यदि ब्रोमीन वाटर के साथ में और फिर कंसनट्रेट HNO3 के साथ ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें 6 सदस्यीय वलय संरचना प्राप्त होती है। तो ये जो 5 और 6 सदस्यीय वलय संरचना है, जो इसका ऑक्सीकरण प्रोडक्ट है, मतलब कि उत्पाद है, वो भिन्न भिन्न प्रकार से प्रदर्शित किए जा सकते हैं। तो ये आप इसमें देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे अलग अलग कंपाउंड प्राप्त हो रहे हैं। मेलोनिक मिथॉक्सी मेलोनिक एसिड प्राप्त हो रहा है, 2,3 डाइमिथॉक्सी प्रोपियोनिक एसिड प्राप्त हो रहा है, इसी तरह से डाइमिथॉक्सी सक्सिनिक एसिड प्राप्त हो रहा है और मिथॉक्सी एसिटिक एसिड प्राप्त हो रहा है। तो अब हम चलते हैं
कि जो हमारी रिएक्शन है, मीथेनॉल की रिएक्शन जो है उसमें हमें मिथॉक्सी मैलोनिक एसिड और जो 2,3 डाइमिथॉक्सी प्रोपियोनिक एसिड प्राप्त हुआ है वो किस चीज़ की तरफ इंगित करता है। तो ये जो 6 सदस्यीय यदि वलय संरचना से प्राप्त उत्पाद देखे जाएं तो उसमें मिथिलेशन फिर डाइमिथाइल सल्फेट की रिएक्शन होने पर, जैसा कि आप देख रहे हैं, और फिर डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन होने पर जो है, यदि हम उसको कंसनट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो 5 और 6 स्थिति पर क्लीवेज हो जाएगा और क्रमशः ट्राई मिथॉक्सी ग्लूटारिक एसिड प्राप्त होगा। वहीं यदि हम HNO3 के रिएक्शन के स्थान पर ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करें तो ऐसी स्थिति में 5-6 के स्थान पर 4 और 5 के बीच में जो क्लीवेज है वो होगा और उस 4-5 के क्लीवेज से हमें जो है 2 प्रकार के प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। एक तो होगा डाइमिथॉक्सी सक्सेनिक एसिड और दूसरा है मिथॉक्सी एसिटिक एसिड। तो इस प्रकार से विदलन कौन से कार्बन एटम पर हो रहा है, हमारे प्रोडक्ट का निर्माण भी उसी क्रम में होगा। तो मुख्य रूप से जो अभिक्रिया होती है टेट्रामिथॉक्सी ग्लूटारिक एसिड और डाइमिथॉक्सी सक्सेनिक अम्ल देता है। यह हमें क्या बताता है कि जो ग्लूकोज की जो 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है वो ग्लूकोपाइरेनोस टाइप है, जो हमने पहले डिस्कस किया था। यद्यपि थोड़ा बहुत ग्लूकोज पायरेनोस के साथ में ग्लूकोफ्यूरेनोस भी बनता है, 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर वाला कंपाउंड भी बनता है, परंतु ये बताया गया कि उसका मान उसकी मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है ग्लूकोपाइरेनोस की। तो इस प्रकार से उसका जो स्ट्रक्चर है वो 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट जो है, ये तो एक मेथड था। इसी तरह से हडसन के द्वारा भी इसका निर्धारण किया गया। हडसन ने 1937 में मिथाइल ग्लूकोसाइड्स का पराइडिक अम्ल के साथ में ऑक्सीकरण कराया और उससे 6 सदस्यीय वलय का निर्धारण करा। पराइडिक अम्ल जो है वो ऑक्सीकरण करने पर 1,2-डायोल देता है और निकटवर्ती 2 अल्कोहली समूहों के ऑक्सीकरण के लिए एक अणु पराइडिक अम्ल प्रयुक्त होता है। तो इस प्रकार से जो है हमें जो यौगिक प्राप्त होते हैं जिनमें कि अल्कोहल समूह के निकटवर्ती एल्डिहाइड समूह होता है या कीटोनिक समूह है, यदि उनका भी पराइडिक अम्ल के द्वारा कराया जाए ऑक्सीकरण तो 1,2-डायोल प्राप्त होते हैं। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि RCHO और HCOOH प्राप्त हो रहा है। यदि 1 मोल मिथाइल ग्लूकोसाइड का ऑक्सीकरण किया जाए तो 2 मोल HiO4 का उपयोग होता है, प्रयुक्त होते हैं और 1 मोल फॉर्मिक एसिड प्राप्त होता है और साथ ही में आपको क्या दिख रहा है इसमें, डाई एल्डिहाइड प्राप्त हुआ है। तो डाई एल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड का एक मिश्रण प्राप्त होता है। यदि इसके स्थान पर, यदि 6 के स्थान पर 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है तो हमें फॉर्मेल्डिहाइड बनना चाहिए था केवल, परंतु हमें जो है यदि 5 मेंबर्ड रिंग के साथ परंतु फॉर्मेल्डिहाइड न बनकर फॉर्मिक एसिड बनता है। तो ऐसी स्थिति में ये हमें उसके 6 सदस्यीय 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताता है कि जो ये सारे तथ्य या प्रमाण हैं वो उसके 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं। तो आज हमने जो है ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो
ओपन चेन नहीं होगा, क्लोज चेन होता है, मतलब कि विवृत श्रृंखला के रूप में नहीं होकर वलय संरचना के रूप में होता है। अगेन वो 5 मेंबर्ड नहीं होकर 6 मेंबर्ड होता है, 6 सदस्यीय वलय उपस्थित होती है। और किन रिएक्शंस के द्वारा उसकी 6 सदस्यीय वलय को हम प्रमाणित कर सकते हैं, उन सब का हमने रिएक्शंस पढ़ी। अब हम नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्लाइड में हम हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला जो ग्लूकोज का तैयार किया गया था वो किस प्रकार से तैयार किया गया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।